कैंसर के बारे में पढ़ा था, कैंसर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में जाना था, कैंसर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब यहाँ पर जो जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर, यानी एक जो नॉर्मल सेल है ये कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, यानी जीन का क्या लेना देना है कैंसर से, ये चीज यहाँ पर हम जानेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक। देखिए, और ये समझने वाली चीज है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होती हैं यानी हेल्दी सेल्स, तो कोई भी आप नॉर्मल सेल ले लो बॉडी की, उसमें आपको 3 तरह के जीन मिलेंगे आपको नॉर्मल बॉडी सेल में। एक है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब देखिए इसी के सेवरल नेम्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो नेम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, अगला है एंटी कैंसर जीन, या फिर कैंसर अपोजिंग जीन, या एंटी ओंकोजीन, या गार्जियन ऑफ जीनोम, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये जो जीन है इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे P53, MTS टाइप 1, NM23, NM23 मतलब नॉन मेटास्टैटिक जीन, और MTS1 मतलब मल्टीपल ट्यूमर सप्रेसर, और P53 यानी कुछ ऐसे जीन ये डिस्कवर हुए हैं जो आपको नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर मिलेंगे, और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, यानी ये ट्यूमर बनने को रोकने का काम करते हैं। दूसरा, सुसाइड जीन भी मिलेंगे। सुसाइड जीन का मतलब ये नहीं है ये नॉर्मल सेल को कहेंगे कि आप सुसाइड कर लो, अपने आप को ही मार लो। सुसाइड जीन जो होते हैं इनका काम होता है जो कैंसरस सेल बन जाती हैं, इन कैंसरस सेल को ये कहते हैं कि आप अगर जिंदा रहोगे तो बॉडी में दिक्कत क्रिएट करोगे तो आप खुद से सुसाइड कर लो। यानी प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब होता है सेल जब खुद ही अपने आप को किल कर ले, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो प्रमोट करेगा ये जीन होता है सुसाइड जीन। और एक होता है प्रोटो ओंकोजीन, ये क्या करता है, नॉर्मल सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। प्रोटो ओंकोजीन जो होता है ये नॉर्मल सेल डिवीजन को, अब सेल तो सभी डिवाइड होती है लेकिन जब डिवीजन एक्स्ट्रा हो जाए, ओवर हो जाए, तब दिक्कत है। तो जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है उसको ये कंट्रोल करता है प्रोटो ओंकोजीन। कैसे, ग्रोथ फैक्टर बना के, यानी कुछ ऐसी चीजें बनाएगा जो सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगी, उन्हें ग्रोथ फैक्टर कह देंगे। या ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स बना करके, जैसे बाहर से बहुत सारे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, तो जब ओवरी से निकल के एस्ट्रोजन, ओवरी से निकल के जब एस्ट्रोजन मेमरी ग्लैंड में पहुंचता है, ऐसे ग्रोथ हार्मोन जब बॉडी सेल्स के पास जाते हैं तो वो सेल्स क्या करती हैं, अपने रिसेप्टर की हेल्प से ग्रोथ हार्मोन को रिसीव कर लेती हैं, और जैसे ग्रोथ हार्मोन को रिसीव किया जाता है सेल में ग्रोथ या डिवीजन इंड्यूस हो जाता है। तो जो ग्रोथ फैक्टर्स दूसरे ऑर्गन से या दूसरी जगह से कहीं से आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल के पास, इनका फॉर्मेशन करना, या फिर ग्रोथ फैक्टर्स के ही फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, जैसे सेल ग्रो करे, सेल डिवाइड हो, ये सब काम प्रोटो ओंकोजीन का होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल सेल लोगे तो आपको ये 3 तरह के जीन आपको मिलेंगे। अब देखिए, अगर हेल्दी कंडीशन है, सुनिएगा ध्यान से, हेल्दी कंडीशन है तो नॉर्मल सेल में प्रोटो ओंकोजीन नॉर्मल वर्क कर रहा होगा, और जब ये नॉर्मल वर्क करता है तो ग्रोथ फैक्टर बना करके, ग्रोथ फैक्टर के लिए रिसेप्टर्स बना करके नॉर्मल सेल डिवीजन को इंड्यूस करता रहता है। और जो सुसाइड जीन होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, ये भी एक्टिव रहते हैं, और ये क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं होने देते, यानी ट्यूमर नहीं बनने देते। इस वजह से डिवीजन इनकी वजह से और इन दोनों की वजह से नॉर्मल चलता रहता है, तो नॉर्मल डॉटर सेल्स बनती रहती हैं। क्लियर है, ये नॉर्मल तरीका मैंने बताया। लेकिन अगर बॉडी में, अब सुनना ध्यान से, कोई कार्सिनोजेन आ जाए, अब कार्सिनोजेन अभी पढ़ोगे आप, कोई भी ऐसा केमिकल या ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर को इंड्यूस करे उसे कार्सिनोजेन कहा जाएगा। जैसे टोबैको, सिगरेट पीते हैं, टोबैको ज्यादा यूज करते हैं तो कैंसर हो जाता है, तो ये सब कार्सिनोजेन है। तो कोई भी कार्सिनोजेन या म्यूटेशन की वजह से, देखिए बॉडी सेल में, सुनना ध्यान से,
जो प्रोटो ओंकोजीन होता है ये बदल जाता है ओंकोजीन में। सुनना बहुत ध्यान से। नॉर्मल तरीका मैंने क्या बताया, अगर कोई हेल्दी सेल है, नॉर्मल सेल, तो प्रोटो ओंकोजीन नॉर्मल वर्क कर रहा होगा, और जब ये नॉर्मल वर्क करेगा तो नॉर्मल सेल डिवीजन होगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव होंगे, ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं होने देंगे। सुसाइड जीन एक्टिव होंगे, ये क्या करेंगे, अगर बाई चांस कहीं कैंसरस सेल बन गई तो उसके सुसाइड को इंड्यूस कर देंगे। तो कुल मिला के ये तीनों क्या करते हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन ही होने देते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में कोई कार्सिनोजेन आ गया मान लीजिए, तो कार्सिनोजेन पता क्या करेगा, कैसे कौन कैंसर करेगा, कार्सिनोजेन की वजह से या म्यूटेशन हो जाने की वजह से जो प्रोटो ओंकोजीन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ओंकोजीन में, या फिर ओंकोजीन का दूसरा नाम सी ओंकजीन भी होता है, या सेल्यूलर ओंकोजीन भी कह सकते हो, या इसे कैंसर कॉजिंग जीन भी कह सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। सी ओंक या सेलुलर ओंकोजीन या ओंकोजीन में बदल जाता है प्रोटो ओंकोजीन कार्सिनोजेन की प्रेजेंस में। कार्सिनोजेन कितने टाइप के होते हैं वो भी आगे पढ़ोगे। प्रोटो ओंकोजीन का ओंकोजीन में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओंकोजेनिक या नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोटो ओंकोजीन अगर ओंकोजीन में बदल रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओंकोजेनिक और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही प्रोटो ओंकोजीन ओंकोजीन में बदलेगा तो अब ये पता क्या करेगा, ओंकोजीन ट्यूमर सप्रेसर जीन और सुसाइड जीन इनको इनएक्टिव कर देगा। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो चुके हैं, सुसाइड जीन भी इनएक्टिव हो चुका है, और प्रोटो ओंकोजीन तो ओंकोजीन में बदल ही गया है जो कि कैंसर कॉजिंग है। अब डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और अब खूब सारी सेल्स बनेंगी, इन्हें एबनॉर्मल कैंसरस सेल्स बोलेंगे, और अब ट्यूमर बन जाएगा। ये होता है तरीका। तो आपको सीधे ध्यान रखना है कि अगर कोई नॉर्मल सेल है तो उसमें प्रोटो ओंकोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, सुसाइड जीन, ये लोग नॉर्मली वर्क कर रहे होंगे और ट्यूमर नहीं होने देते। दिक्कत तब आती है जब प्रोटो ओंकोजीन ओंकोजीन में बदल जाता है, और इसको बदलने के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं जिन्हें कार्सिनोजेन कहेंगे, और कार्सिनोजेन को भी हम आगे पढ़ेंगे। एक डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब तक टोटल 100 टाइप्स के कैंसर कॉजिंग जीन यानी ओंकोजीन डिस्कवर हो चुके हैं अब तक। तो ये आपका जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर हुआ। अब बात आती है कार्सिनोजेन कौन कौन से होते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पूछ के लेक्चर तक रोकवा दिया था कि कार्सिनोजेन क्या है, कार्सिनोजेन क्या है, कौन कैंसर कॉज करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई फिजिकल फैक्टर है जो कैंसर कॉज कर रहा है तो ये फिजिकल फैक्टर कौन से हैं। एक है शार्प टीथ, तो शार्प टीथ में यहाँ ओरल ना करके यहाँ पर आप टंग कर लीजिए। देखिए रेयरली कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी का दांत टूट गया या किसी का टीथ बहुत ही पॉइंटेड है और वो लगातार उसकी जीभ में लग रहा है, चुभ रहा है, टच कर रहा है, तो कभी कभी इरिटेशन की वजह से टंग से रिलेटेड कैंसर हो जाता है। ये बहुत ही रेयरली होता है बट ऐसा हो सकता है, तो ये फिजिकल फैक्टर में आएगा। कांगड़ी, अब ये क्या होता है, कश्मीर के जो लोग होते हैं वो ठंड तो बहुत पड़ती है वहां पर, तो ठंड से बचने के लिए कांगड़ी एक चीज होती है जिसको वो अपने कमर में बांध के रखते हैं, और इस कांगड़ी में क्या होता है, लकड़ी वगैरह कोयला वगैरह जलता रहता है तो उससे हीट जनरेट होती है, इससे उनकी बॉडी गर्म रहती है। तो कुल मिला के बॉडी को गर्म करने के लिए अपनी कमर में कांगड़ी बांध के रखते हैं कश्मीर के लोग। कांगड़ी में जो चीज जल रही है, लकड़ी वगैरह जो भी, उसके जलने से जो धुआं निकल रहा है, जो राख निकल रही है, वो एब्डोमेन पार्ट में टच होता रहता है लगातार, तो उसकी वजह से कभी कभी एब्डोमेन में जो स्किन है इसका कैंसर हो जाता है। तो ये भी फिजिकल फैक्टर में आएगा। उसके बाद क्या है, रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या आता है, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, नाम सुना होगा आप लोगों ने। डॉक्टर को जब समझ नहीं आता है किसी चीज का तभी वो एक्सरे लिखता है कि जाओ एक्सरे कराओ तब हम दवा देंगे। लगातार एक्सरे हम नहीं करवा सकते क्योंकि एक्सरे में जो रेज यूज होती हैं, एक्स रेज, वो कैंसर कॉज कर सकती हैं। अगर लगातार एक्स रेज से आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है तो एक्स रेज भी प्रोटो ओंकोजीन को ओंकोजीन में बदल देंगी, और ओंकोजीन अगर बन गया तो कैंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो एक्स रेज और गामा रेज हैं इन्हें आयोनाइज्ड रेडिएशन बोलते हैं।
और जो यूवी रेज है इन्हें नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन बोलते हैं। अब आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड ये केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत आसान है, जिन्होंने 10th 9th में पढ़ा होगा ढंग से उनको पता होगी ये बात। तो एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इनसे भी कैंसर हो सकता है। गामा रेज से ल्यूकीमिया कैंसर होता है। ल्यूकीमिया को फ्लड कैंसर या लिक्विड कैंसर भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो ल्यूकीमिया है ना, ये ब्लड कैंसर है। और ब्लड कैंसर में क्या होता है, ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं, और वो जो ब्लड सेल्स बढ़ती हैं वो लिक्विड के फॉर्म में रहती हैं। ब्लड लिक्विड ही होता है ना, कोई सॉलिड ट्यूमर नहीं बनता ब्लड में। ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं और वो सेल्स लिक्विड के फॉर्म में रहती हैं। इस वजह से ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर या लिक्विड कैंसर भी कहते हैं। और इसको कॉज कौन करता है, तो बोलेंगे गामा रेज। ऐसे ही जो यूवी रेडिएशन है, इससे स्किन का कैंसर हो सकता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन से ऑर्गन में यूवी रेज कैंसर कॉज नहीं करती हैं। और एक ऑप्शन है स्किन और दूसरा ऑप्शन है लिवर। तो देखिए, यूवी रेज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि ये आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाए। घुस सकती हैं यूवी रेज भी, लेकिन जनरली कम होता है ऐसा। तो यूवी रेज जो होती हैं ये जनरली स्किन को पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर नहीं घुस पाती, इतनी स्ट्रॉन्ग ये नहीं होती। तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे लिवर, तो इन सबसे रिलेटेड कैंसर कम ही होता है यूवी रेज से। यूवी रेज लेकिन स्किन के कांटेक्ट में तो आ ही सकती है, तो जनरली यूवी रेज से स्किन का कैंसर होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अब जगह एक ऑप्शन में स्किन कर दिया, दूसरे ऑप्शन में मान लीजिए स्टमक कर दिया, और पूछा गया कि बताइए इन दो ऑर्गन में किस ऑर्गन का कैंसर यूवी रेज नहीं कॉज करेंगे, तो आप स्टमक बताओगे क्योंकि वो अंदर की तरफ है। तो ये तो रेडिएशन हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गए। अब बायोलॉजिकल फैक्टर और केमिकल में आते हैं। ये मैंने बता ही दिया सब, इससे आप पढ़ लेना। केमिकल, देखिए केमिकल फैक्टर ये जो है ये तो आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पर जो टोबैको होता है, अगर ऐसे लिख दिया गया कि टोबैको से कैंसर होता है तो ठीक है, लेकिन आपको पता है टोबैको में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं उनसे कैंसर होता है। जैसे टोबैको में नाइट्रोसामाइन मिलेगा, ये कार्सिनोजेनिक है। ऐसे ही टोबैको में तम्बाकू को जब हम जलाते हैं तो उसमें जो कार्बन होता है वो जब इनकम्प्लीटली बर्न होता है तो उससे जो केमिकल बनता है, जो चीज बनती है, इसे कोल तार या सूट या बेंजोपायरिन बोलते हैं। तो टोबैको में ही होता है बेंजोपायरिन या कोल तार या सूट। तो तार के नाम से जनरली आता है कि तार बताइए क्या है। तो जब तम्बाकू को जलाया जाता है तो उसमें इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन की वजह से जो चीज बनती है उसी को तार बोलते हैं। केमिकली इसे बेंजोपायरिन बोलेंगे। इससे और नाइट्रोसामाइन से माउथ का और लंग्स का कैंसर हो सकता है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो होते हैं ये भी कैंसर कॉज करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड। ऐसे ही जहां जहां मैं क्यों लिख दूं वो चीज ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लर्न करने में दिक्कत आएगी। ये ओरल और लंग कैंसर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है और फीमेल में होता ही है, सबको पता है। लेकिन अगर ये लेवल से बहुत ज्यादा हो जाए एस्ट्रोजन तो फिर ब्रेस्ट और वेजाइना से रिलेटेड कैंसर हो जाता है। ऐसे ही मेल में टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल हार्मोन है, लेकिन अगर ये बहुत ही ज्यादा हो जाए, और कैडमियम ऑक्साइड भी, ये दोनों प्रोस्टेट कैंसर कॉज करते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है, उसके बाद यहाँ क्या है, नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर एस्बेस्टस जो है, क्रोमियम कंपाउंड, निकल, मस्टर्ड गैस, ये सब भी लंग कैंसर कॉज करते हैं। ऐसे ही डाई या एरोमेटिक एमाइन या नेप्थाइलामाइन, ये यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कॉज करते हैं। बेंजीन से बोन मैरो का कैंसर होता है। और अल्कोहल ज्यादा यूज करने से लिवर, पेनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब का कैंसर हो सकता है। तो आप ओरल और लंग वाला ध्यान रखेंगे, टेस्टोस्टेरोन वाला ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोजन वाला ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा ये देख लेना डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, इससे वेजाइना का कैंसर होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ समझना तो है नहीं, जस्ट आपको रटनी है चीजें। तो डाई का मतलब कलर करना किसी चीज को, जिस चीज को कलर देते हैं, जैसे जैसे फूड ही होता है
तो मान लीजिए उसमें कोई कलर मिला देते हैं जिससे उसका कुछ पर्टिकुलर कलर आ जाए, उसी को डाई बोलते हैं। तो उन डाई में जो केमिकल होता है उस केमिकल का नाम होता है एरोमेटिक एमाइन। अब कौन सा एरोमेटिक एमाइन? तो नैप्थाइलामाइन। और इन सबसे यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है। इस वजह से जिनमें कलर मिला हो या जिसमें जैसे आर्टिफिशियल फ्लेवर के लिए कोई केमिकल मिक्स किया गया हो, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि उनसे कैंसर कॉज हो सकता है। उसके बाद ये फिजिकल फैक्टर तो मैंने बता ही दिया। आर्टिफिशियल फ्लेवर का एग्जांपल मुझे नहीं आता है। अब ये तो बहुत सारे होते हैं। अब स्ट्रॉबेरी टेस्ट है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ मिलाई गई होगी तभी उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ रहा है। स्ट्रॉबेरी तो उसमें नहीं मिलाते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी का टेस्ट देने के लिए केमिकल आते हैं मार्केट में बहुत सारे। तो ये जब दुकान पे जाओगे तो उससे इतना ही बोल दोगे कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला केमिकल दे दो तो वो दे देगा। अब वो किस ब्रांड से बिकता है ये मुझे नहीं पता है, ये आप जब शॉप पर जाओगे तो वो आपको बता देगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। कैसे कॉज करते हैं? कैंसर कॉजिंग वायरस जो होते हैं इनके पास भी एक जीन होता है जिसे हम वी ओंकोजीन या वायरस ओंकोजीन कहते हैं। सुनना, हमारी बॉडी में जो हेल्दी सेल्स होती हैं इनमें प्रोटो ओंकोजीन होता है जिसकी वजह से नॉर्मल सेल डिवीजन चलता रहता है। क्लियर है? अब अगर कोई वायरस सेल के अंदर घुस जाए, और ये सबको पता होगा कि वायरस अगर जमीन पर पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग होता है। लिविंग वो तभी होता है जब वो होस्ट की सेल के अंदर घुसता है, क्योंकि होस्ट की सेल के अंदर घुस के होस्ट की सेल का जो डीएनए है उससे जुड़ करके वायरस ग्रोथ करता है। हमेशा हर वायरस के ग्रो करने का तरीका यही है। तो आपको पता है जो वायरस होते हैं उनके पास भी तो डीएनए आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस के पास एक जीन होता है जिसका नाम होता है वी ओंकोजीन, या पूरा नाम है इसका वायरस ओंकोजीन। अब जैसे एक ये सेल है, मान लीजिए होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए रखा हुआ है जिसमें प्रोटो ओंकोजीन है और ये सेल नॉर्मली डिवाइड हो रही है। ये एक वायरस है। इस वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल को इस सेल के अंदर एंटर करा दिया। अब वायरस के जेनेटिक मटेरियल में जो वायरल ओंकोजीन है ये होस्ट सेल में जो नॉर्मल प्रोटो ओंकोजीन है इसको बदल देगा ओंकोजीन में। और अगर ओंकोजीन बना, डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। इस तरीके से वायरस कैंसर कॉज करते हैं। अब कौन से वायरस कौन सा कैंसर कॉज करते हैं? हर्पीज वायरस, ये ध्यान रखना है। कपोसी सार्कोमा कॉज करता है। मैंने बोला था एड्स में कैंसर भी हो जाता है कपोसी सार्कोमा, लेकिन वो HIV कैंसर कॉज नहीं करता। HIV के इन्फेक्शन से इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है कि हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन अगर हो गया तो हमारी बॉडी उस हर्पीज वायरस को किल नहीं कर पाती। तो हर्पीज वायरस जो होते हैं ये कपोसी सार्कोमा कैंसर कॉज कर देते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, इससे लिवर कैंसर होता है। एप्स्टीन बार वायरस EBV, इससे बर्किट लिम्फोमा होता है। ये जो बर्किट है मैंने बताया भी था, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं या ब्रिटिश सर्जन बोलो या आयरिश सर्जन भी बोल सकते हो। एक्चुअल में आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन में ही आता है। तो आयरिश साइंटिस्ट बोलिए या ब्रिटिश साइंटिस्ट या डॉक्टर या सर्जन कुछ भी बोल सकते हो। इन्हीं के नाम पर ये बर्किट लिम्फोमा बना है। और लिम्फोमा भी ब्लड कैंसर का एक टाइप है। तो बर्किट लिम्फोमा EBV से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, इसकी वजह से सर्विक्स का कैंसर या यूट्रस का कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये वायरस के नेम है और इनसे कौन सा कैंसर होता है ये आपको ध्यान रखना है। अब HPV यूट्रस का कैंसर कैसे कॉज करेगा? जनरली जो फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हाइजीनिक नहीं रखती तो उन केसेस में क्या होता है कि HPV जो होता है ये यूरिन के थ्रू या किसी वजह से वेजाइना में पहुंचता है और वेजाइना से आगे यूट्रस में पहुंचता है और यूट्रस में जो सेल्स होती हैं उनके अंदर घुस जाता है और यूट्राइन सेल के अंदर जो नॉर्मल प्रोटो ओंकोजीन है उसको ओंकोजीन में बदल देगा। तो यूट्रस में सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, यूट्रस से रिलेटेड ट्यूमर बन जाएगा जिसे कैंसर बोलेंगे। यही यूट्राइन कैंसर है। तो ये बायोलॉजिकल हो गए। अब देखिए यहाँ पर
अगला है यहाँ पर डायग्नोसिस। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। देखिए, आप अगर मॉड्यूल खोलेंगे ना तो आपको बहुत कम मिलेगा और उतना ही आपको पढ़ना है। लेकिन मैं बता इस वजह से रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, और अगर उन वर्डिंग्स के बारे में आपको पता है कि भाई ये चीज होती क्या है, तो फिर वो ज्यादा टाइम तक वो चीजें ध्यान रहती हैं। तो आप इतने डिटेल में मत करना, जितना मॉड्यूल है उतना ही पढ़ना। लेकिन अगर किसी चीज को जानना है कि भाई इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जैसे बायोप्सी आएगा, उसमें क्या है कि सिर्फ इतना पढ़ना है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी पर बेस्ड है और सबसे बेस्ट मेथड होता है डायग्नोसिस का, बस इतना जानना है। लेकिन बायोप्सी होती कैसे है, क्या प्रोसीजर है, वो पूरा जानने के लिए आप स्लाइड यूज कर सकते हैं। अब देखिए, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के कई तरीके हैं। पहला है यहाँ पर ब्लड एग्जामिनेशन। यहाँ क्या होता है, यानी जैसे कई सारे डिजीज को आप ब्लड टेस्ट से पता करते हो, ऐसे सेवरल टाइप्स के ऐसे कैंसर भी हैं जिनको ब्लड टेस्ट से आप डायग्नोस कर सकते हो। जैसे ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है ये, इसको आप आसानी से ब्लड टेस्ट से डायग्नोस कर सकते हो। ल्यूकीमिया में क्या बताया था मैंने कि WBC का नंबर बढ़ जाता है, ये बोला था मैंने। तो WBC आप काउंट कर लो, जितनी होती हैं अगर उससे ज्यादा मिलेंगी तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि उसे ल्यूकीमिया है। ठीक है, ऐसे ही बायोमार्कर या ट्यूमर मार्कर, ये सुनना जरा। बायो या ट्यूमर मार्कर होता क्या है, आपको पता है कि जब कैंसर होता है तो बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स भी बढ़ जाते हैं, और उन जैसे मान लीजिए अल्केलाइन फॉस्फेटेज है, ये बॉडी में होता है जनरली। ठीक है, लिवर वगैरह में आपको मिलेगा, लिवर वगैरह में ये बनता है। लेकिन अगर किसी भी पर्सन में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल लिमिट से ज्यादा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्सन को लिवर या बोन से रिलेटेड कैंसर हो सकता है। तो ऐसे केमिकल्स जिनकी प्रेजेंस किसी पर्टिकुलर टाइप के कैंसर को रिप्रेजेंट करे, उन्हीं केमिकल्स को ट्यूमर मार्कर या बायोमार्कर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्केलाइन फॉस्फेटेज की एक्सेस लिवर और बोनी कैंसर को रिप्रेजेंट करती है। एसिड फॉस्फेटेज और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, घबरा मत जाना एंटीजन से, ये केमिकल ही हैं प्रोटीन के बने। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एंड एसिड फॉस्फेटेज का लेवल अगर ब्लड में ज्यादा है तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोस्टेट कैंसर को। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन रिप्रेजेंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, स्टमक इंटेस्टाइन या फिर कोलोन कैंसर। और अल्फा फीटोप्रोटीन अगर ब्लड में एक्सेस में है तो इसका मतलब उसे लिवर कैंसर हो सकता है। तो ऐसे बहुत से केमिकल होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द कैंसर में बॉडी में कोई ना कोई केमिकल बढ़ जाता है। तो सारे तो नहीं पढ़ने, इतने आप ध्यान रख लेना, ये जरूर ध्यान कर लेना, अल्फा फीटोप्रोटीन और एल्केलाइन फॉस्फेटेज। क्लियर है? तो ब्लड एग्जामिनेशन में हम ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड में अगर कोई स्पेसिफिक केमिकल है तो फिर उससे कैंसर की प्रेजेंस डायग्नोस हो जाती है। इन केमिकल्स को बायोमार्कर या ट्यूमर मार्कर बोलते हैं। और WBC काउंट करके हम ल्यूकीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर WBC ब्लड में ज्यादा है तो ल्यूकीमिया कैंसर होगा। अब उसके बाद देखिए, अगला है बायोप्सी। ये इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा बहुत ध्यान से। अगर उसी चैट में पढ़े रहना तो उसी में पढ़े रहो, और जिसने सुनना है वो ध्यान से सुनिएगा। डाउट मैं लूंगा जब ये डायग्नोसिस वाले सारे मेथड्स खत्म हो जाएंगे तब। देखिए, बायोप्सी जो है ये बेस्ट डायग्नोसिस मेथड है। ये क्वेश्चन आप आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। जितने भी मेथड्स आप पढ़ोगे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, उनमें से बेस्ट मेथड फॉर डायग्नोसिस यही है, बायोप्सी। बायोप्सी में होता क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है, या फिर इसी को आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलिए या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलिए। इसमें करते क्या है, एक एक सेल को स्टडी करेंगे, और सेल तो इतनी छोटी होती है कि वो हमें नेकेड आई से दिखती भी नहीं, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखना पड़ता है।
इसी वजह से इसका नाम माइक्रोस्कोपिक स्टडी रखा गया है। और चूंकि इसमें टिश्यूज को स्टडी करते हैं, सेल्स को स्टडी करते हैं, इस वजह से हिस्टोपैथोलॉजिकल नेम आ गया। तो बायोप्सी में सेल लेवल पर या टिश्यू लेवल पर जाकर के स्टडी किया जाता है। तो बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। कैसे करते हैं देखिए, मान लीजिए ये सस्पेक्टेड टिश्यू है, जैसे यहाँ पर इस स्किन में एक जगह गांठ सी पड़ गई है, लंप है एक जगह या गांठ सी पड़ गई है। अब हमें ये पता करना है कि ये गांठ नॉर्मल है, इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग आ गई है, ये है, ये कैंसर है। तो ये सस्पेक्टेड है, यहाँ पर ये जो गांठ बनी हुई है, तो वही मैंने लिखा है कि सस्पेक्टेड टिश्यू, जिसको हम मतलब ऐसा संदेह कर रहे हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है, उसके लिए बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो यहाँ गांठ पड़ी हुई है। अब सबसे पहले क्या करेंगे बायोप्सी में, जिस जगह सस्पेक्शन है, जहां लग रहा है कि भाई क्या यहाँ कैंसर हो सकता है, उस सस्पेक्टेड टिश्यू से कट लगा के एक छोटा सा पीस बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बाहर निकाल लिया, कट एक थिन सेक्शन बाहर निकाल लिया। इसकी स्लाइड बना लेंगे। स्लाइड का मतलब ट्रे में रख देंगे सारी चीजें यूज करके, जैसे लैब वगैरह में स्लाइड प्रिपरेशन बताया गया होगा, तो इसकी स्लाइड बना लेंगे। अब उसके बाद इसमें पिगमेंट्स डाल देंगे, या हिमेटोजाइलिन डालेंगे या इयोसिन डाल देंगे। पिगमेंट्स हिमेटोजाइलिन इयोसिन डालने से होता क्या है कि टिश्यू में सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं, तो देखने में आसानी रहती है। जैसे इयोसिन जब डाल दोगे तो जो सेल्स होंगी उनका साइटोप्लाज्म पिंक हो जाएगा। ऐसे ही जब हिमेटोजाइलिन आप डाल दोगे तो उससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई है ये ब्लू कलर का दिखने लगेगा। तो ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स वगैरह यूज कर लिए जाते हैं। तो वही स्टेप यहाँ दी हुई है। ठीक है, ये काम हो गया। अब होगा क्या कि जो सेल होंगी और सेल के जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो आपको कलरफुल दिख रहे होंगे। तो अब इसमें क्या किया जाएगा कि देखिए, अब कलरफुल दिख रहे होंगे, स्लाइड में देखते रहना आगे की तरफ। तो अब उसमें सेल लेवल पर स्टडी करेंगे। अगर सेल्स का साइटोस्केलेटन वीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर ज्यादा है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम ज्यादा है, न्यूक्लियोलस का साइज बढ़ गया है, ये चीज मैंने बताई थी, इसका मतलब वो कैंसरस सेल है और टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। यही है बायोप्सी और सबसे अच्छा मेथड यही है। क्लियर है? हर्षवर्धन सो गए थे क्या? जब बताया गया था अभी कलर क्यों लिया था, उस टाइम क्या नींद में थे क्या? अभी जब बोला था मैंने कि कलर क्यों लेते हैं, उस टाइम क्या हुआ था? अभी जस्ट बोला है, कलर का लेने से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के वो अलग अलग कलर में दिखने लगते हैं, तो उससे आसानी होती है देखने में। जब जैसे न्यूक्लियस ब्लू दिख रहा है, साइटोप्लाज्म पिंक दिख रहा है, तो दोनों चीजें अलग अलग दिखेंगी, तो विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। इस वजह से उसमें पिगमेंट वगैरह डालते हैं, जो सस्पेक्टेड टिश्यू का सेक्शन लिया है उसमें। अब 1 मिनट, यहाँ जो डाउट्स जिसको पूछना है फटाफट पूछिए, पूछिए डाउट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गामा रेज की वजह से ल्यूकीमिया होता है और ल्यूकीमिया में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। मंगला, ये तो वही बात हुई कि शॉप पर आप गए और आपको पता है कि लाइफ बॉय जो सोप है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, तो दूसरे तो बिकने बंद हो जाने चाहिए, दूसरे क्यों बिक रहे हैं? लाइफ बॉय से ही काम चला लो। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स,
बेबी डेवलप हो रहा होता है और उसके लिए हार्मफुल होती हैं एक्सरेज। टिश्यूज के स्टडी को पैथोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। पैथोलॉजी का मतलब डिजीज आप पता कर रहे हो और हिस्टो का मतलब टिश्यू का। ठीक है, अब 1 मिनट आप लोग रुकिए। हाँ, अब इसके बाद हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं क्या? यहाँ कोई मोटर नहीं चल रही है, ठीक है? ये आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। फैन तक बंद कर रखा है मैंने, तो मैं क्या करूं इसके लिए? आवाज आ रही है तो, बाकी किसी को नहीं आ रही, आपको ही दिक्कत है इसमें। फैन तक बंद है, ये देखिए पसीना टपक रहा है, ये देखो। बहुत स्लो कर रखा है मैंने फैन। तो मतलब कुछ भी दिक्कत हो तुरंत इधर ही बोल दो कि वो ऐसी आवाज आ रही वैसी, बाकी किसी को नहीं आ रही आवाज। क्या ऑन कर लो फैन, अभी बोलने लगेंगे कि वो डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये तो अगर ये चीजें हैं यहाँ पर तो इसे बोलेंगे कि कैंसर टेस्ट पॉजिटिव है। अब उसके बाद सुनिएगा, बायोप्सी के 2 मेथड हैं, एक है ओपन बायोप्सी और एक है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सुनना बड़े ध्यान से, और इतना कुछ इस तरीके से बताया नहीं जाता। ये सारी चीज़ें इस वजह से ही बताई जा रही हैं कि जिसमें आपको चीज़ें ध्यान रहे। पढ़ना सिर्फ इतना ही है कि बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है। पैथोलॉजी वर्ड इस वजह से है क्योंकि आप डिजीज डायग्नोस कर रहे हो, और हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब सेल लेवल पर स्टडी कर रहे हो। तो अब उसके बाद बायोप्सी 2 तरीके से होती है, एक ओपन है और एक FNAC है। नीचे लिखा हुआ है फुल फॉर्म, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखिए, ये एक स्किन है और यहाँ पर ट्यूमर बना हुआ है। आपने क्या किया कि एक कोई भी शार्प कोई चीज ली, इंस्ट्रूमेंट होते हैं डॉक्टर लोगों के पास, उससे उन्होंने क्या किया, यहीं पर कट लगा के थोड़े से पार्ट को कट करके बाहर निकाल लिया। ये ओपन बायोप्सी है, इसमें चीरा या टांका लगा करके जब किसी चीज को बाहर निकाल लें, ये ओपन बायोप्सी होता है।
फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन निडल यानी एक पतली सी सुई है, उसको इस ट्यूमर के अंदर इंजेक्ट किया और फिर जैसे इंजेक्शन को ऊपर की तरफ खींचते हैं ना ब्लड सैंपल निकालने के लिए, वैसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो उस ट्यूमर में जो कुछ भी होगा सैंपल वगैरह वो बाहर आ जाएगा। ये फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है। कुल मिला के इंजेक्शन लगा के अगर हम सस्पेक्टेड टिश्यू से सैंपल निकालें तो वो FNAC है, और अगर चीरा लगा के सैंपल बाहर निकालें तो ये ओपन बायोप्सी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि चीरा लगाओगे तो कट ज्यादा लगेगा, तो ओपन बायोप्सी कम सेफ है और FNAC ज्यादा सेफ है। क्लियर है? लेकिन रिजल्ट फुल ओपन ज्यादा है और कम रिजल्ट फुल FNAC है, क्योंकि FNAC में तो आप इंजेक्शन लगा के सैंपल निकाल रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है कि सफिशिएंट सैंपल बाहर नहीं आ पाता, तो उससे ढंग से रिजल्ट भी नहीं पता लग पाता। जबकि ओपन बायोप्सी में तो आप चीरा लगा के सैंपल बाहर निकाल रहे हो, तो सफिशिएंट सैंपल कलेक्ट हो जाता है, तो उसको स्टडी करने में आसानी रहती है, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये 2 टाइप्स हो गए। अब एक एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ये बहुत मेन चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत सा नॉलेज मिल जाएगा आपको। FNAC का एक एग्जाम्पल लेकर के पढ़ते हैं। जैसे एक लेडी है, मान लीजिए उसको ब्रेस्ट में उसने टच किया तो उसको कहीं कहीं लंप दिख रहे हैं। लंप का मतलब गांठें होती हैं, ठीक है। जैसे ये ब्रेस्ट है, यहाँ टच किया तो उसको गांठ दिख रही है, यहाँ टच किया उसको गांठ दिख रही है। तो सब लोग डर जाते हैं कि भाई ये गांठ बन चुकी है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ये कहीं कैंसरस तो नहीं है। तो वो लेडी गई डॉक्टर के पास, उसने उसको FNAC बायोप्सी लिख दिया कि जाओ टेस्ट कराओ। अब उसमें क्या होगा, वो लेडी गई लैब में टेस्ट कराने के लिए, तो सबसे पहले उसका मैमोग्राम किया जाएगा। मैमोग्राम का मतलब होता है एक्सरे का यूज करना, या फिर USG किया जाएगा। USG का मतलब होता है अल्ट्रा सोनोग्राफी, ये होता है USG, अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुनना बहुत ध्यान से, ज्यादातर केसेस में मैमोग्राम का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड करा रहे हो तो उसे USG बोल देंगे, और अगर एक्सरे का यूज कर रहे हो तो उसे मैमोग्राम कह देंगे, और ज्यादा यही यूज होता है। इसका भी रीजन है, क्योंकि गांठ तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर है ना, और मैंने क्या बोला था कि UV रेडिएशन जो होता है वो स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एक्सरे ज्यादा अच्छे से अंदर जाती है। तो ज्यादातर केसेस में मैमोग्राम कराया जाता है एक्सरे का यूज करके, अल्ट्रासाउंड कम ही कराते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम कराने से फायदा क्या मिलता है? ब्रेस्ट में जो लंप है, गांठ, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये पता लग जाती है। उसके बाद उसी जगह पर फाइन निडल इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं और सैंपल बाहर निकाल लेते हैं। एस्पिरेशन का मतलब वही है, सक्शन प्रेशर जनरेट करके बाहर की तरफ, जैसे सिरिंज जैसे लगाते हैं और बाहर की तरफ खींचते हैं, जैसे ब्लड बाहर आ जाता है वैसे सैंपल बाहर आ जाएगा। ये बाहर खींचना यही एस्पिरेशन है। फिर उस सैंपल को स्लाइड बना लेंगे और माइक्रोस्कोपिक स्टडी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करेंगे। अगर वो जो सेल्स वगैरह कलेक्ट हुई हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक मिल रही है, तो ये पता लग जाता है कि भाई जो ब्रेस्ट कैंसर है ये पॉजिटिव है, उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद अगला है पैप स्मीयर टेस्ट। सुनना जरा, नाम से कितना अजीब लग रहा है। पैप स्मीयर टेस्ट ये क्यों होता है? फॉर सर्विकल कैंसर। किसी लेडी को अगर ये लग रहा है कि उसे सर्विक्स से रिलेटेड कैंसर होगा, तो फिर उसके लिए सर्विकल कैंसर को डायग्नोज करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट कराते हैं। पैप साइंटिस्ट का नाम है और स्मीयर का मतलब लेपना होता है। तो देखिए, वेजाइना से जब अंदर जाओगे तो अगला पार्ट सर्विक्स मिलता है अंदर की तरफ। अब देखिए, डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि वेजाइना जो है उससे अंदर जाना है, तो वेजाइना का जो पोर होता है उसको डायलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पैकुलम। इस स्पैकुलम का यूज करके वेजाइना को फैला दिया जाता है। उसके बाद एक ब्रश लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है,
उसको सर्विक्स में इंजेक्ट करते हैं और सर्विक्स की जो वॉल है ना उसके चारों तरफ उस ब्रश लाइक इंस्ट्रूमेंट को लेपते हैं ऐसे या खरोंच मारते हैं। तो इससे क्या होता है कि सर्विक्स की वॉल में जो सेल्स होती हैं वो उस ब्रश लाइक इंस्ट्रूमेंट में इकट्ठा हो जाती हैं, बाहर निकाल लेते हैं और फिर उन सेल्स को स्टडी करेंगे। अगर वही सारी प्रॉपर्टी मिल रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक, तो कैंसर पॉजिटिव आता है। यही पैप स्मीयर टेस्ट है। आपको याद क्या रखना है कि पैप स्मीयर टेस्ट जनरली किस कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कराते हैं, तो बोलेंगे सर्विकल कैंसर। अब कैसे करते हैं, ये नाम क्यों पड़ा, वो मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, जो सीटी स्कैन वगैरह चिल्ला रहे थे, अब बताता हूँ यहाँ होता क्या है। देखो, एक वर्ड होता है एक्सरे इमेजिंग, एक होता है सीटी स्कैन और एक होता है एमआरआई। सुनना बहुत ध्यान से, फुल फॉर्म मॉड्यूल में मिल जाएंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ये सीटी स्कैन है, और एक है एक्सरे इमेजिंग। तीनों में कंपेयर करके बता रहा हूं मैं होता क्या है। एक्सरे इमेजिंग में एक्सरे का यूज किया जाता है, सीटी स्कैन में भी एक्सरे का यूज किया जाता है, जबकि एमआरआई जब कराई जाती है तो इसमें यूवी रेडिएशन का यूज किया जाता है। सुनना ध्यान से, यूवी रेडिएशन का, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। एक्सरे इमेजिंग के कंपैरिजन में सीटी स्कैन थोड़ा ज्यादा एडवांस है। यूज दोनों में एक्सरे का ही होता है, लेकिन कंप्यूटर वगैरह इन सब का यूज होता है। तो थोड़ा सा आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सरे इमेजिंग की ही एडवांस फॉर्म है सीटी स्कैन, आप ऐसे कह सकते हो। एक्सरे इमेजिंग जब आप कराओगे, एक्सरा लोगे, तो एक्सरे का यूज होगा और जो इमेज आपको मिलेगी वो 2D लेवल पर होगी, 2D इमेज होगी। अब जैसे मान लीजिए स्किन वगैरह में कोई चीज है, उसको तो आपने कट लगा के बायोप्सी वगैरह करा ली। अब जैसे किसी को लग रहा है कि उसको लिवर कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, तो ये सारे ऑर्गन तो अंदर की तरफ होते हैं। तो उस इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड जो कैंसर वगैरह हैं, इनको डायग्नोज करने के लिए ये सब कराया जाता है, एक्सरे इमेजिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई, क्योंकि ये सब अंदर की तरफ होते हैं। तो एक्सरे इमेजिंग में एक्सरे का यूज करेंगे, इमेज जो आएगी ये 2D इमेज आएगी। जनरली मैं आपको बता दूं, एक्सरे इमेजिंग का यूज बोन में जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उससे डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरे इमेजिंग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन बनता है एक्सरे इमेजिंग में कौन सी रे यूज होती है, तो बोलेंगे एक्सरे। कैसी इमेज आती है? 2D। ज्यादातर एक्सरे इमेजिंग का यूज ट्यूमर डायग्नोसिस में करते हैं कि बोन फ्रैक्चर में करेंगे, तो बोलेंगे बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में एक्सरे इमेजिंग का ज्यादा यूज होता है। अब हम सीटी स्कैन में आते हैं। सीटी स्कैन का जो यूज होता है, जनरली जो हार्ड टिश्यू होते हैं उनसे रिलेटेड कैंसर को, कैंसरस ट्यूमर की इमेज को लेने के लिए सीटी स्कैन यूज करेंगे रीजन। और एमआरआई बोलेंगे तो बोलेंगे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनकी इमेज के लिए जनरली एमआरआई यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एमआरआई में यूवी रेडिएशन यूज किया जा रहा है, और मैंने क्या बोला है, यूवी रेडिएशन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो पेनिट्रेट करके अंदर तक घुस जाए, चला जाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एक्सरे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो अंदर तक चली जाती हैं। तो जो हार्ड टिश्यू होते हैं बॉडी में, जैसे बोनी कैंसर है, मसल से रिलेटेड कैंसर है, हार्ड टिश्यू से रिलेटेड कैंसर की या ट्यूमर की इमेज के लिए मेनली सीटी स्कैन कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट टिश्यू के लिए सीटी स्कैन यूज नहीं करते। सॉफ्ट टिश्यू में कैंसर है उसके लिए भी कर सकते हैं। ऐसे ही एमआरआई जो है, इसका यूज मेनली सॉफ्ट ऑर्गन में जो ट्यूमर या कैंसर होता है उसकी इमेज के लिए एमआरआई कराते हैं। जैसे ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, तो ब्रेन तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, तो ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर है उसकी इमेज के लिए एमआरआई कराएंगे। क्लियर है? तो तीनों में यूज किसका हुआ? अब एक्सरे इमेजिंग में एक्सरे, सीटी स्कैन में एक्सरे, एमआरआई में यूवी रेडिएशन प्लस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दूसरा, मेनली एक्सरे इमेजिंग का किसका यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में।
सीटी स्कैन का हार्ड टिश्यूज के लिए, सॉफ्ट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली हार्ड टिश्यूज के लिए। और एमआरआई मेनली जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है, तो उसके लिए करते हैं। अगला, एक्सरे इमेजिंग में 2D इमेज आता है, सीटी स्कैन में 3D इमेज आएगा, और 360 डिग्री पर इमेज आता है। जैसे ये एक ट्यूमर है मान लीजिए, तो चारों तरफ की इमेज आएगी 360 डिग्री पर सीटी स्कैन में। एमआरआई में भी 3D इमेज आता है, लेकिन इसमें क्रॉस सेक्शन में इमेज आता है। जैसे ये मान लीजिए ट्यूमर है, इसको देखने के लिए आपने एमआरआई कराई, तो 360 डिग्री पर इमेज नहीं आएगी। जैसे एक इमेज इस पोर्शन की होगी, दूसरी इमेज इस पोर्शन की होगी, तीसरी इमेज इस पोर्शन की होगी, यानी पीसेज में इमेज आती है क्रॉस सेक्शन में, अगर एमआरआई कराया गया। और एमआरआई में क्या होता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा है, तो एमआरआई कहेंगे, क्योंकि बाकियों में बायोप्सी में आप चीरा लगा रहे हो तो उससे दिक्कत हो सकती है, एक्स रेज, गामा रेज ये थोड़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो यूवी रेडिएशन ये सबसे सेफ माना जाता है। तो सबसे सेफेस्ट मेथड फॉर डायग्नोसिस क्या है, तो आप एमआरआई बोलेंगे, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स, ये ज़्यादा आएगा नहीं, सिर्फ एक एक लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जीन को स्टडी कर रहे हो, जैसे आपने क्या किया कि सीधे, जैसे आपको लग रहा है कि भाई स्किन में कैंसर है, तो आपने क्या किया, सस्पेक्टेड टिश्यू की सेल ली और उन सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके जीन को स्टडी करने लगे, और अगर ओंकोजीन उसमें मिलेगा तो उसे पता लग जाएगा कि कैंसर है। तो जब जीन को स्टडी करके कैंसर को डायग्नोस किया जाए, इसे मॉलिक्यूलर स्टडी बोलते हैं। तो जैसे किसी पर्सन में ओंकोजीन अगर प्रेजेंट है, ये आइडेंटिफाई हो गया, तुरंत उसको बोल दिया जाता है कि भाई आप वैसे ही सेंसिटिव हो, आपके अंदर कैंसर कॉजिंग जीन है, इस वजह से आप कार्सिनोजेन से दूर रहें, यानी जो टोबैको है, सिगरेट है, इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी कैंसर कॉजिंग जीन प्रेजेंट है। तो जीन को स्टडी अगर करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर स्टडी। अब देखना, अगर ये चीज़ समझना चाहते हो तो आपको पता है एंटीबॉडीज का यूज करके भी आप कैंसर डिटेक्ट कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं, देखिए ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, आरबीसी को छोड़ दो, बाकी हर सेल की मेम्ब्रेन पर प्रोटीन्स के बने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें सेल्फ एंटीजन बोलते हैं, अपने खुद के एंटीजन, ये मैंने बताया था हर सेल पर। ऐसे ही आपको पता है जो कैंसरस सेल्स होती हैं, ट्यूमर वाली सेल्स, उनकी मेम्ब्रेन पर भी स्पेशल टाइप के प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, स्पेशल टाइप के एंटीजन आपको मिलेंगे, लेकिन वो कैंसरस एंटीजन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर ट्यूमर बन गया इस जगह हाथ में, तो ट्यूमर बन गया कैंसरस ट्यूमर, इस ट्यूमर के सेल आप निकालोगे ना, तो इन सेल की मेम्ब्रेन पर जो आपको एंटीजन मिलेंगे, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल, ये कैंसरस एंटीजन होंगे। क्लियर है? तो एंटीबॉडीज का यूज करके भी आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो। जो एंटीबॉडीज इस काम के लिए यूज की जाती हैं, इन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोला जाता है, सुनना। और इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ये है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। बायोटेक में पढ़ोगे, वैसे सिलेबस में नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, पुराने जमाने में लोग पढ़ाते थे बायोटेक में, तो इसको आप मत जानो, नहीं तो एक लेक्चर अलग से चाहिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए। आप इतना जान लो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप करते हैं, और इन्हीं एंटीबॉडीज का यूज करके भी आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो। कैसे करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। देखिए ये स्किन में कैंसर है, मैं समझाने के लिए बार बार स्किन का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने ट्यूमरस पार्ट को कट किया और स्लाइड बना ली, एक जगह रख लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि वो जो ट्यूमरस सेल्स हैं, आपको पता करना है कि भाई ये कैंसरस हैं कि नहीं है। अगर कैंसरस हैं तो उनकी मेम्ब्रेन पर कैंसरस एंटीजन होंगे, और नहीं है तो नहीं होंगे। अब हमने क्या किया, एंटीबॉडीज ली, यही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और उसको उसी सैंपल में डाल दिया। एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये तुरंत एंटीजन से बाइंड कर जाती हैं,
बताया था मैंने आपको, एंटीजन से बाइंड कर जाती हैं। तो अगर एंटीबॉडीज जो आपने सैंपल में डाला है वो सेल की मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बाइंड कर रही हैं, इसका मतलब कि कैंसरस एंटीजन मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। और अगर एंटीबॉडीज को आपने सैंपल में डाला और वो एंटीबॉडीज ने किसी से बाइंडिंग नहीं की, इसका मतलब है कि कैंसरस सेल की मेम्ब्रेन पर कैंसरस एंटीजन नहीं है, तो टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? ये बहुत ही कहने में आसान लग रहा है, बहुत ही टफ प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज इतनी छोटी होती हैं कि वो हमें दिखती भी नहीं है, सेल से भी छोटी। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर ये सारे वर्क होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम रेडियो एक्टिव लेबलिंग की फॉर्म में यूज करते हैं। अब ये नई बात क्या है? ये एंटीबॉडीज है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज के 2 पार्ट्स होते हैं। जो एक पार्ट होता है इसे एफसी साइट बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट या सेल बाइंडिंग फ्रेगमेंट, और दूसरी वाली साइड जो होती है अपर पार्ट, उसको मैंने एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट बोला था, ध्यान हो तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसने क्या किया कि जो इसकी एफसी साइट है, इस एफसी साइट पर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जोड़ दिया। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 9th-10th में, उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मतलब पता होगा। नहीं पढ़ी है तो ये जो केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड चीजें आ रही, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे वहां जब इवोल्यूशन में आप फॉसिल्स पढ़ रहे थे, तो फॉसिल्स की डेटिंग करने के लिए, एज को पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो शायद रेस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैंने नहीं बताया था, लेकिन रेस में दे दिया, क्योंकि रेस में तो सब कुछ दे देते हैं। तो वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपको या तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ाते होंगे, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे देखिए, इस एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में जो एफसी साइट है, यहां से एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जोड़ दिया। कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप? तो बोलेंगे टेक्नीशियम 99, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। क्लियर है? और रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं ना, इनसे रेडिएशन निकलता रहता है, आपको पता होना चाहिए, एक्स रेज वगैरह। तो सुनना बहुत ध्यान से, देखना कितनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। तो अभी मैंने क्या किया था कि सस्पेक्टेड टिश्यू निकाल लिया था बॉडी से, उसमें एंटीबॉडीज डाल दी थी। अगर वो एंटीबॉडीज बाइंडिंग शो करें तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कैंसर कॉजिंग एंटीजन अवेलेबल